सपोज करो आप कल विधायक बनते हैं, जी, जी, आपने चुनाव चुन के चले गए, वहां विधायक बन गए आप, और आप मंत्री भी बन गए, आप इनोसेंट, आपको कुछ पता कैसे चलती है सरकार? नहीं पता कहाँ से फंड है, कुछ पता आपको? कौन बताएगा आप तब आपको? सरकार में कोई आईएएस अफसर बताएगा, वो आपके पीछे एक सचिव होगा लगा हुआ, आपका एक पर्सनल सचिव होगा, आपके आप मानने की आया आईएएस आईपीएस हमारी इन 30 कास्टों से अलग बने हैं ज्यादातर। हाँ हाँ, अरे भाई राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कह तो रहा है कि सारे इस लॉबी में कौन लोग भरे पड़े हो, क्यों 90% की बात करता है आज वो? उसने यात्रा निकालने के बाद पता लग गया कि देश में चल क्या रहा है हमारे, वो क्यों बोलता है 90%, ये 90% की भागीदारी दो? उनके माता पिता ने नहीं पता था उससे पहले? किसको? राहुल गांधी के। शायद वो तो माफी मांग चुका है इस बात की कि गलती हुई है। तो गलती मानने से जो है माफ हो जा कर देगी या कास्ट? मत कीजिए भाई, वो तो जनता जानेगी किसको क्या करे, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ जो राहुल गांधी ने संसद में कहा है, मैं वो बता रहा हूँ, वो गलत है सही है क्या है, उसके पहले बुजुर्गों ने क्या किया मुझे इस बात की मैं जानकारी नहीं, लेकिन उसने कबूल किया है। अगर वो इस टॉपिक को इलेक्शन में मुद्दा बनाते हैं, मान के चलिएगा, हिंदू आइडियोलॉजी से ज्यादा ऊपर ये मुद्दा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? हिंदू आइडियोलॉजी क्या होती है? देश तो संविधान से चलता है ना, नहीं देश संविधान से चलता है। अक्सर भारतीय जनता पार्टी उनके तो घोषणा पत्र में था। आपका इल्जाम होता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है भाजपा। बिल्कुल करती है। तो अगर कांग्रेस राहुल गांधी चाहते हैं कि वो सत्ता में बैठे, तो उनका जो लॉजिक है क्या वो भारी पड़ सकता है इस पर, भाजपा के उसके ऊपर? बिल्कुल भारी बैठने वाला। आपने दिखाई नहीं दिया इस बार कितनी सीटें कम हुई है। इस बार जो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था वो किस मुद्दे पर लड़ रहा था? हालांकि आज की इस बहस का मुद्दा नहीं है ये, आप इसको अलग ले गए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने सवाल में सवाल निकाला, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको चुनाव में रिजल्ट नहीं दिखाई दिया क्या? ये किसका? जनजाति के हिसाब का रिजल्ट था। जनजाति का तो मुद्दा आया ही नहीं ना, उसके तो हम खड़े हैं ना, उसका मुद्दा आएगा तब आगे बात बढ़ेगी ना। अभी तो खाली उन्होंने लोग इलेक्शन 2024 का किस चीज पर रिजल्ट दिखा रहे हैं आप? 2024 का इलेक्शन किस चीज पर रिजल्ट दिखा रहा है? रिजल्ट किस मामले में जो है खराब आया है भाजपा के लिए? वो जातिगत जनगणना का एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके चले हैं, जातिगत जनगणना। वो उन्होंने एक बात और कही है अभी, कहना जातिगत जनगणना में खाली ओबीसी नहीं है, ओबीसी में तो आप खाली एक सेंटर बना देंगे। उन्होंने कहा हर जातियां हैं इसमें, क्लियर हो, जोगी कितने, गुज्जर कितने, सैनिक कितने, शासक कितने हैं। लेकिन 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है, उन्हें तो जनजाति का जो है मुद्दा ही नहीं पास कर पाए। तो ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए, मैं थोड़ी बता सकता हूँ। नहीं, आप अक्सर बीजेपी के जो है जो कांग्रेस है ज्यादा इसके पक्ष की बात। मैं तो ये भी कहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दूर के रिश्ते में सगी बहने हैं। आज फिर दोहराऊं क्या? कांग्रेस और भाजपा दूर के रिश्ते में सगी बहने हैं, और कांग्रेस के अंदर हमेशा आरएसएस माइंड का 80% लोग घुसे हुए रहे हैं। मैं कांग्रेस के अंदर भाजपा के आरएसएस स्लीपर सेल बोलता हूँ। तो खतरा कौन सी पार्टी से ज्यादा? सबसे है भाई। तो किस पार्टी को चुना जाए? जनता इन 30 कास्ट इन किस पार्टी को चुने? जो 90% जनता के साथ चलने का वादा करे उसको चुने। कौन? मायावती करेगी? जो भी करेगा, मैं क्यों? आप बताइए ना। मुझे क्या पता, जो करेगा उसके साथ चलेंगे ना, वो चाहे राहुल गांधी हो चाहे बीजेपी हो। मौजूद है गंगो शहर में, और कल यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब समाज के बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और गंगो के खासकर वरिष्ठ पत्रकारों में नाम आता है, अन्य पत्रकार हैं, और ये अच्छा विश्लेषण भी करते हैं। मुस्तकीम जी हैं, और जी परिचय के तो जो है लोकेश सलारपुरी जी हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या मामला है कल का जो कार्यक्रम रखा जा रहा है, इसका पूरा परिचय दीजिए। कल मुक्ति पर्व है। विमुक्त जनजातियों को 31 अगस्त 1952 को डिनोटिफाई किया गया था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से, तो इस दिन को हम मुक्ति पर्व के रूप में मनाने का काम करते हैं। कल इसी पे कार्यक्रम रखा है, और हमारा कार्यक्रम है विमुक्त जनजाति अधिकार रैली के रूप में, जिसकी शुरुआत गंगो स्थित शिव चौक पे जो धर्मशाला है वहाँ से होगी, और वहाँ से हम लोग गंगो शिव चौक से मेटाडोर स्टैंड, और मेटाडोर स्टैंड से सहारनपुर चौक कोतवाली पे जाकर हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। यही हमारा कार्यक्रम है। सर, इस कार्यक्रम को रखने की वजह क्या है? क्या ये हर साल रखा जाता है, या फिर इस कार्यक्रम से आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? इसमें ऐसा हुआ था जी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें बहुत सारी जातियां थी, हम जिनमें गुज्जर समेत सांसी, आपके बंजारी, इस तरह लगभग कोई सैकड़ों जातियां थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। तो अंग्रेजों ने उसके बाद क्या किया था, चूंकि वो क्रांति दबा दी गई थी, तो उन्होंने इन जातियों को जन्मजात अपराधी का तमगा दे दिया था बाकायदा नोटिफिकेशन करने के बाद कि जन्मजात अपराधियां हैं, और सब बहुत कुछ था, बहुत ज्यादा अपमानजनक स्थिति थी। उसके बाद देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन हम लोगों को तमगा जो है तो लिपटा रहा।
31 अगस्त 1952 में वो हमारे ऊपर से हटा था, यानी हमें उससे मुक्त कर दिया, विमुक्त कर दिया गया था। हमें में कौन कास्ट थी या हमें का मतलब सैकड़ों जातियां थी, जैसे हमारे बंजारे हैं, सहसी है, पासी है, राजभर, बहुत सारी जातियां हैं, जिसमें गुज्जर भी थे। क्योंकि इधर हमारी तरफ तो गुज्जर ही मुख्य है उनमें, लेकिन बंजारा वगैरह भी यहाँ आते हैं, मल्लाह भी उसमें जातियां थी। तो उन जातियों से जब हटाया गया कि नहीं, इनको भाई जन्मजात अपराधी का जो ठप्पा ऐसा हटाया जाए, तो हम उस दिन विमुक्त किया गया था। लेकिन अभी भी चूंकि हमारे ऊपर एक आदतन अपराधी का बिल लगा हुआ टैग है, तो हम इसको 31 अगस्त को मनाते हैं, मुक्ति दिवस के तौर पर हर साल मनाते हैं। पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था। इस बार हम रैली के तौर बना रहे हैं, हर बार हम गोष्ठी करते हैं, इस बार हम एक रैली निकालेंगे, वहां से शिव चौक से शुरू होगी और थाने तक जाएगी, वहां ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति के नाम। तो ये कुल कार्यक्रम है। जनता को आप इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जनता से? हम जनता को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, इन सभी जाति के जितने लोग हैं, क्योंकि ये लोग बहुत बुरी तरह दबे कुचले गए थे, पूरी तरह इनका हरेसमेंट किया गया था, ये बहुत अपमानजनक स्थिति ये लोग गुजरी थी, सारी जातियां गुजरी थी। तो हम इनके बीच में जगा रहे हैं कि हमारा अतीत क्या था, हम क्या थे, और सरकारी नीतियों के कारण, अंग्रेजों के कारण, उसके बाद हमारी सरकारों के बीच में भी हम लोगों के साथ क्या क्या चीजें हुई हैं, हमारे जो अधिकार थे, जो हमें मिलने चाहिए थे कानूनन, वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसको एक जागरण के लिए आप प्रोग्राम रखते हैं। मान के चलिए यही गुज्जर कास्ट की ले लेते हैं, और क्या गुज्जर को भी उसका हक दिया गया? अब की सरकार हो, पिछली सरकार हो, जब से देश आजाद हुआ है? नहीं दिया गया ना, नहीं दिया गया। अभी भी हम आदतन अपराधी के तमगे से, मैंने बताया ना आपको, अभी भी हमें आदतन अपराधी माना जाता है। जब आपकी पुलिस ट्रेनिंग होती है, वहां तो पहले गुज्जर सब सीधे सीधे लिखा हुआ था। 1984 में रामचंद्र दास जी ने फिर ये हंगामा कहता था, भटवा गया था। लेकिन जब आप पुलिस में कोई ट्रेनिंग में कोई आदमी जाता है, हमारी बिरादरी का अगर कोई जाता है, वो पढ़ता है, देखता है ट्रेनिंग में क्या है, तो बड़ी अपमानजनक स्थिति है अभी भी, अभी भी आदतन अपराधी का शब्द इस्तेमाल होता है वहां पर। इससे भी बहुत कुछ होता है। इससे भी ऊपर स्तर का? हाँ बिल्कुल होता है। उसमें पहले ये लिखा हुआ था कि अगर आपके आसपास कोई पशु चोरी ऐसी कोई चीज हो, तो आपको ज्यादा तहकीकात की जरूरत नहीं है। वहां पहले गुज्जर शब्द लिखा हुआ था कि वहाँ थानेदार को पढ़ लो, जैसे कि गुज्जर, आप उनके पूरे गांव में चले, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी वो पूरा गांव अपराधी चोरी में शामिल माना जाता था। तभी आपने ध्यान दिया, गुजरों को भैंस चोर वगैरह बोल देते थे, वो सरकारी वो सिस्टम था, इसलिए बोलते थे। कोई गुजर भैंस चोर नहीं थे, लेकिन सरकार की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से लगाया गया था। वो पूरी तरीके से अब भी नहीं हटे। इस तरह की चीजें अभी हमारी जाति बिरादरी ऊपर लगी हुई है। बंजारे बीच में शामिल है, मतलब बहुत सारी जातियां शामिल है। यूपी में लगभग 30 जातियां हैं। अच्छा, इन बिरादरियों को ही अंग्रेजों ने क्यों इस तरीके की जो है तमगा दिया था कि जो है ये इस तरीके की इनके ऊपर तमगे लगाने की जरूरत के पेश आई थी इन बिरादरियों पर खासकर? ये बिरादरियां मार्शल बिरादरियां हैं। इन्होंने देश को हमेशा ऊपर रखा है, सर्वोपरि रखा है। ये कभी नहीं झुकी। 1857 से लेकर आज तक ये आज भी जिस गांव में है, जहां है, बड़ी बहादुरी के साथ है। अन्याय हुआ इन बिरादरियों के साथ। देश आज़ाद हो गया, लेकिन ये बिरादरियां आज भी आज़ाद नहीं है। इनका हक नहीं मिला, जो तय किया गया था वो नहीं मिल पाया। खासकर अगर हम बात करें अपने पश्चिमी यूपी की, तो हम गुजर कम्युनिटी से आते हैं, हम भी उसका एक हिस्सा रहे। अगर बात करें दिल्ली के एनसीआर से लेकर और पहाड़ों के नीचे तक, ये बहुत बड़ी बेल्ट, जिसमें हमारे बहुत पूर्वज शहीद कर दिए गए, हमारे ऊपर आज भी वही ठप्पा है। हालांकि हालात बदल रहे हैं, अपने खुद के स्तर से लोग आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में ले लो, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लो, लेकिन सरकारों से जो उम्मीद है, जितनी भी सरकारें हो, कोई सी भी सरकार रही हो, जो हमें मिलना था वो हमारा हक अधिकार आज तक हमें नहीं मिला। तो क्या आप ये चाहते हैं कि समाज को जो है जागरूक होना चाहिए इस मुद्दे पर? जागरूक तो है समाज, ऐसा नहीं है जागरूक है तब हम जो है सरकार से मांग कर रहे हैं। नहीं, अब तो गंगो शहर में ये कार्यक्रम शायद गंगो शहर में ज्यादातर रखा जाता है। शहर किराना हो, इस तरह के जो सहारनपुर, इस तरह क्या कार्यक्रम? यही तो भेदभाव हमारे साथ हुआ। हमारे यही तो भेदभाव हुआ कि हमें दबा दिया गया। हमारी जो चीजें हैं वो हमें ऊपर आने नहीं दी गई। नहीं तो आज हरियाणा में मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की कई जगह खुद सरकार इसका संज्ञान ले रही है। इसमें सरकार भी खुद इस पर्व को कल मना रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी। तो ऐसा नहीं है, सरकार पूरी सतर्क है और उस पर पूरी नजर है। क्या यूपी सरकार ने इससे पहले ये जो है जो कार्यक्रम था रखा था इससे पहले की, जो आप हिस्ट्री जानोगे? नहीं, ये तो पहली बार हुआ है कि उन्होंने इस वर्तमान जो यूपी की सरकार है, तो उसने ये 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस के रूप में इसकी घोषणा की है। ये तो पहली बार हुआ है। लेकिन खाली घोषणा, मतलब योगी सरकार ने नहीं, तो खाली घोषणा करने से कुछ होने वाला नहीं है। मूल बात यह है कि 1949 से लेकर और 2018 तक 11 आयोग और कमेटियों की रिपोर्टें धूल खा रही हैं, जिन्होंने इन जातियों को वाजिब सम्मान और अधिकार, यानी कि विशेष आरक्षण
क्षतिपूर्ति और सम्मान देने की तमाम सिफारिशें आज भी धूल खा रही हैं। तो ये इतना बड़ा अन्याय है। तो इस अन्याय से लड़ने के लिए, इस अन्याय के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ही गोष्ठी की बजाय ये रैली का आयोजन से एक शुरुआत की गई। अच्छा, ये जो सरकार ने इस तरीके का जो है दबाव में क्या है फैसला लिया है मानते हैं, या इस तरह के जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं इन कार्यक्रम को देखते हुए लिया है, या फिर ये कास्ट जागरूक हुई है इन चीजों को देखते हुए लिया है? नहीं, क्या है कि विमुक्त जनजातियों में से कई लोग मंत्री बने हैं। उन्होंने पहली बार जो है ये बात वो अपनी सरकार के सामने रखी कि ये हमारा एक मतलब जो मुक्ति दिवस है, तो कि इसको भी आप जो है घोषित करें। तो उसमें जो है एक वो क्या नाम वो अनिल राजभर, और अभी जो हमारे वो राज्य मंत्री हैं समाज कल्याण के मिस्टर गोंड, क्योंकि गोंड इसी में आते हैं, गोंड हमारे साथी हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के मांग पर ये शायद ये घोषणा हुई है कि ये दिन ये विमुक्त जाति दिवस के रूप में इसको हुआ है। और इसमें भी हेरा फेरी है उत्तर प्रदेश में, जन नहीं लिखते हैं यहाँ, सब जगह विमुक्त जनजाति लिखा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये षड्यंत्र ये 1950 से शुरू हुआ है कि इसमें से जन शब्द हटा गया एक साजिश के तहत। ये बहुत बड़ी साजिश है और ये कई इंटरव्यू का विषय है और ये पूरी किताबों का विषय है कि क्या क्या षड्यंत्र विमुक्त जनजातियों के खिलाफ इस देश के अंदर मतलब स्वतंत्रता के बाद भी किए गए। तमाम विद्वानों के कहने के बावजूद कि कोई जाति जो है वो मतलब अपराधी नहीं होती। और एक जांच वो थी क्या नाम एक मतलब अध्ययन समिति, उसने साउथ इंडिया में पूरा अध्ययन किया। उसने कहा कि ये जो अंग्रेज द्वारा अपराधी जन्मजात अपराधी घोषित जो जातियां हैं, इनके मुकाबले दूसरी जातियों में ज्यादा अपराधी हैं। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं सारी। लेकिन क्या है, ये हमारे लोगों का में जागरूकता ना होने की वजह से और लड़ते लड़ते बिखर गए, टूट गए। तो इसलिए क्या है, इनकी आवाज कोई उठाने वाला उस तरह का नहीं आ पाया। अब नई पीढ़ी में कुछ लोग आए हैं, कुछ आवाज उठने लगी है। तो अब उम्मीद करते हैं कि हमारा वाजिब सम्मान, वाजिब अधिकार हमको मिलेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये आह्वान की शुरुआत गंगों से, ये बाबा अमर शहीद बाबा फतवा गुजर की जन्मभूमि और उनकी कर्म भूमि से हमने ये अधिकार यात्रा या मतलब जो है वो अधिकार रैली से एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद है ये बहुत दूर तक इसकी आवाज जाएगी और ये संघर्ष बहुत बड़ा स्वरूप लेगा। आप क्या मान रहे हैं, कैराना में भी अक्सर जो है अक्सरियत है इनके कास्ट की, शामली में भी देखा जाए तो गुज्जर कास्ट की कम माने दूसरी कास्ट की है, और जलालाबाद, ये इन शहरों में क्या आपने अब तक इस तरीके की जो है अपनी छाप छोड़ पाए या नहीं छोड़ पाए? आपकी उम्र लंबी हो गई, तो क्या आपको लगता नहीं इतनी लंबी उम्र गुजर गई है, अब मेहनत करने की क्या जरूरत है? इस तरीके की कुछ चीज आए ख्याल में? नहीं, वो ये क्यों आएगी? वो तो ये आएगी कि जब जीवन का जो है दूसरा तीसरा पड़ाव शुरू हो गया है तो कुछ ऐसा करके जाए कि आने वाली पीढ़ियां हमें गाली ना दें। तो फिर आपके आसपास के शहरों में ये कार्यक्रम क्यों नहीं? ये देखिए, पहले ये रामपुर में हुआ, गंगों में हुआ, और यही इसका फैलाव है कि आपके शामली जिले में बलवा गांव में कल ही एक बहुत बड़ा जो है एक सभा हो रही है और उसमें गुजरों के अलावा शामली जिले के सहसी, बंजारा और बावरिया भी उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले के कितने कार्यक्रम आप गंगों में कर चुके हैं? गंगों में तो ये तीसरा प्रोग्राम है, चौथा प्रोग्राम है। क्या आप मानते हैं, खासकर गुज्जर कम्युनिटी की बात कर लेते हैं, ये जो है इलाका गुज्जर कम्युनिटी से आता है, एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा रहा है, इसकी वजह क्या रही? वैसे तो आज जो ये विषय है हमारा विमुक्त जनजाति को लेके ही है, इसके लिए तो कोई सेपरेट हो सकता है, लेकिन ये भी हमारे मांग का हिस्सा है कि विमुक्त जनजातियों के लिए गवर्नमेंट जो है शिक्षा के लिए कोई बजट की व्यवस्था करे, ताकि जो है समाज जो मुख्य धारा है विकास की देश की, उसके साथ कदम ताल कर सके। अब तो जो है यहाँ पे बात अगर कर ली जाए नेता पॉलिटिक्स में भी जो है गुज्जर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा भाग ले रही है और उसमें कुछ कामयाब भी हुए हैं। तो आपका मानना क्या उन नेताओं से भी ये मांग होनी चाहिए, उन लोगों ने लोकसभा में इसको एक अपनी आवाज़ बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? देश के जितने भी विमुक्त जनजाति के सांसद और विधायक हैं, उन तमाम लोगों को अपने अपने सदनों में इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। जिस कबीले में हम जन्मे हैं तो हमारा दायित्व है, हमारा फ़र्ज़ बनता है ये कि हम जिस भी पोजीशन में हैं, जहाँ भी हैं, उसके लिए हक की आवाज़ बुलंद करने का काम करें
हक और अधिकार जो है मांगने पड़ते हैं, छीनने पड़ते हैं, लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो कल इसीलिए आह्वान किया गया है कि हम लोग जो है अधिकार रैली की एक शुरुआत करें। जैसे गुरुजी ने बताया, ये बड़ा स्वरूप लेगा। अभी जो है छोटी छोटी गोष्ठियाँ होती थी, अब अधिकार यात्रा तक आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पहली बार विमुक्त जनजाति दिवस के रूप में इसे मान्यता दी है। तो ये एक कह सकते हैं कि हम उस तरफ चले हैं जहाँ जागृति तो आई है समाज में, और उम्मीद है कि हम हक लेके रहेंगे। पहले जो है अंग्रेजों से लड़े थे, अब जरूरत पड़ी तो इन काले अंग्रेजों से भी लड़ेंगे। सड़क से लेकर संसद तक, जहां तक भी जरूरत पड़ेगी, हम हर तरीके से संघर्ष के लिए तैयार हैं। काले अंग्रेज तो अब हमारे ही लोगों में से है ना, क्या आप उन्हीं लोगों को बोल रहे हैं या कोई और लोगों को जो है आप इसमें वो कर रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे ही लोग हैं, षड्यंत्रकारी हैं, और इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो सत्ता सीन रहे हैं अब तक, उन लोगों ने अगर पहले से ध्यान दिया होता तो आज भी आदतन अपराधी जैसे जो ठप्पे लगे हैं वो हटा दिए गए। जो संविधान की वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात है, कहीं ना कहीं हमारे साथ तो अन्याय है। जब जो है हम आज भी आदतन अपराधी की श्रेणी में रखे गए हैं तो हमारे साथ तो अन्याय हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी ये काले अंग्रेज हैं, पहले गोरों से लड़े थे, जरूरत पड़ेगी तो इन कालों के खिलाफ भी उसी तरह से जो है हर तरीके से लड़ने का काम करेंगे मेरा जब तक सवाल हक और पॉलिटिक्स अधिकार के नहीं लोगों है। पर था, लेकिन क्या पॉलिटिक्स में भी काले अंग्रेज है अब भी? मेरे भाई वही लोग तो राजनीतिक प्रशासन में मौजूद लोग, राजनीतिक रूप से प्रशासन को तो पॉलिटिक्स ही चलाएगी ना। नहीं, प्रशासन में मौजूद लोग एक षड्यंत्र के तहत किसी जाति को कहीं से कहीं, जैसे अभी गुरुजी ने बताया, उत्तर प्रदेश में पूरे देश भर में जहाँ पे भी है विमुक्त जनजाति शब्द जुड़ा है, यहाँ विमुक्त जाति शब्द जुड़ा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जन को हटाने के पीछे वजह क्या हो सकती है? ये तो वही बता सकते हैं। अच्छा, क्या आप एक सवाल सर से ले लेते हैं। सर, ये जो पॉलिटिक्स के लोग हैं, हम ही लोगों में से हैं, क्या आप मान रहे हैं कि पॉलिटिक्स के लोग जो है इन मुद्दों को जानबूझकर पीछे रखते हैं? और अगर पीछे रखते हैं तो समाज को उनका क्या बहिष्कार या फिर कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए तो उनको मजबूर होना पड़े? देखो, इसके पीछे कई सारी वजह है। पहली बात यह है कि जो पॉलिटिक्स में लोग गए, जैसा यहाँ गुजरों की बहुलता है, गुजर को टिकट मिलेगा। अब है क्या कि उनकी अज्ञानता है। अब आप, मैं गंगों की बात बताऊं, इस पूरे मैटर का अगर किसी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया था इस पूरे क्षेत्र में, मैं कह रहा हूँ कई जिलों में, तो जिनका अभी आपने बात की, आदरणीय बलबीर सिंह तोमर है, सबसे वरिष्ठ पत्रकार है इस क्षेत्र के और डिग्री होल्डर पत्रकार हैं। इन्होंने सबसे पहले मुद्दा ये उठाया था, बल्कि ये नहीं और भी कई मुद्दे उठाए थे। ये जो हम लोगों से ये जो पुलिस मैनुअल से हटा, वो इन्हीं की देन थी। ये मुद्दा इन्होंने उठवाया था रामचंद्र दास जी से कहके। तो चूंकि इनको जानकारी थी, पढ़े लिखे लोग थे। हमारे पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आमतौर पर नहीं होते, मैं ईमानदार से कबूल कर रहा हूँ। पहली पीढ़ियां तो नहीं होती थी, अब है। पहले तो हमारी पूरी बिरादरी कम पढ़ी लिखी होती थी, अब है। लेकिन उन लोगों को पहली बात तो जानकारी नहीं है। दूसरी बात, हमारे राजनीतिक दलों का सिस्टम ये है कि वहां सांसदों विधायकों को बहुत आजादी के साथ बोलने की इजाजत भी नहीं है। ये भी एक सिस्टम है, तो यहाँ मार खा जाते हैं। लेकिन कम से कम विपक्ष में जब होती है कोई चीज, तब उसे बोलना चाहिए। अब जैसे आज तक सपा विपक्ष में है, बसपा विपक्ष में और पार्टी कांग्रेस विपक्ष में है, तो मेरा अनुरोध है कि जो इन उनसे हमारे बिरादरी के जितनी लगभग 100 के करीब बिरादरियों के सांसद विधायक है, कम से कम वो लोग इस बात को उठाएं, क्योंकि उन्हें तो उठाने में फायदा भी है। 18-19% वोट बैठता है पूरे हिंदुस्तान में ये विमुक्त जातियों जनजातियों का, तो उन्हें उठानी चाहिए। अगर नहीं उठा पा रहे, कुछ अज्ञानता, कुछ धीरे धीरे जानकारी उनको मिलने लगी और कोशिश होने भी लगी है। उसका सबूत ये है कि आज यूपी में घोषित किया गया 31 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, विमुक्त जाति दिवस मना जा रहा है। तो इस वक्त आप यूपी सरकार का जो है धन्यवाद अदा करेंगे या नहीं करेंगे, या भी जो है आप जो है उनका मामला? मैं यूपी सरकार का धन्यवाद बिल्कुल अदा करता, हालांकि जो उन्होंने किया इसके लिए थैंक बोलता हूँ, लेकिन बहुत कमियां बाकी, आपको शायद जानकारी नहीं है। एजुकेशन के लिए विमुक्त जाति जनजातियों के लिए बहुत सारा बजट है, वो कहा जाता है किसी को नहीं पता है। यहाँ तक के विमुक्त जाति ऐसा भी तो हो सकता है सरकार की नॉलेज में न दी गई हो ये बातें, तो ऐसे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उसे जानकारी नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे कोई बजट लोग, पूरा सिस्टम बनाया हमारे यहाँ, उसमें बजट है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे विदेश में पढ़ने के लिए कम से कम 60-70 बच्चे हर साल 70-80 लाख रुपए उनकी पढ़ाई पे विदेश में खर्च किया जा सकता है, जो विमुक्त जाति जनजाति से आते हैं। लेकिन सब खत्म है, कहीं कुछ नहीं पता। कौन करता है? जो हमारे सांसद विधायक है ना, इनको कुछ नहीं पता होता। ये तो हमारे भी आपके बीच से निकल जाते हैं। सरकार कौन चलाता है? सरकार चलाता है प्रशासन, IAS अफसर। गड़बड़ वो करते हैं सबसे ज्यादा। एक विधायक ईमानदार, आप समाज का IAS बनाइए ना। तो और हम लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं भाई? अगर ये हमें चीजें मिलेंगी, आरक्षण क्यों आया था? आरक्षण के पीछे यही तो वजह थी। जनजाति में जो है ये IAS नहीं आते, तमाम IAS इनसे बाहर आते हैं। हमें नहीं मिला ना, वो मिलता तो फिर बात ही क्या थी। हमें नहीं मिला ना अब तक इस तरह की कोई सुविधा।
हमारे बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिल पाती है, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो क्या इन जातियों को भी आरक्षण देना चाहिए? इनको हकदार है भाई। वो जो जाति जनजाति का फैक्टर बता रहे थे तोमर साहब, मुझसे बेहतर हालांकि वही नहीं, वो ये समझ लेते हैं जन को क्यों हटाया गया। जन को इसलिए हटाया गया कि ये लोग कहीं ऐसा ना हो कि ये जनजाति की मांग करें। पंजाब हाई कोर्ट का निर्णय है कि ये जो डीएनटी बोलते हैं, इनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स यानी विमुक्त जनजातियां, ये एसटी की का दर्जा पाने की हकदार हैं। ये पंजाब हाई कोर्ट का SC/ST की जो है हकदार हैं, एसटी की हकदार हैं। और वो आयोगों की जो सिफारिश हैं उनके मुताबिक सबसे पहली जो अयंगर कमेटी बनी थी तो सन 52 में हमें आरक्षण मिलना चाहिए था, वो जाकर के हमें ओबीसी के रूप में कब मिला? 40 साल बाद। तो अगर वो आरक्षण ये सन 52 में मिला होता, जिस तरह दक्षिण भारत के 4 राज्यों में हमारा अलग कोटा है, महाराष्ट्र में डीएनटी एसएनटी का, वो डीएनटी एनटी का को 11.5% हमारा अलग कोटा है, तमिलनाडु में है, वो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये उत्तर भारत में हमारे साथ अन्याय किया गया। तो आईएएस कहां से आते? तो आरक्षण की बात आपने छेड़ दी, फिर इन जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या इन जातियों के लिए सही था जब आरक्षण पर आया है, सरकार को नोटिफिकेशन जारी किया, या इनके लिए वो नुकसानदेह है? नहीं, वो मतलब इनका तो उनसे कोई कायदे में रिश्ता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या? हाँ, मतलब उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। इनको तो अलग कैटेगरी मिलनी चाहिए। हमें तो बांट दिया। आरक्षण मिलना चाहिए वो मतलब जितने परसेंटेज में इनकी जनसंख्या है। तो जनसंख्या कितनी मान रहे हैं आप? 10 से 12% है। और ओबीसी इनकी वो ओबीसी से मतलब नहीं है। कायदे में देखा जाए तो ये जब इनको एक षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश में 3 जगह बांट दिया गया, कुछ को भेज दिया एससी में, कुछ को छोड़ दिया ऐसे ही, और कुछ को ये 30 कास्ट यहाँ और 9 जातियों को भेज दिया उसमें ओबीसी में। तो पहले इनका ये बंटवारा किया गया कि कहीं ये मिल करके अपना अधिकार ना मांग लें। तो ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया। तो ये षड्यंत्र रचा किसने? ये प्रशासन में बैठे हुए अंग्रेजी मानसिकता के। और प्रशासन को चलाने वाली सरकार होती है ना, कांग्रेस सरकार 70 साल नहीं होती है। प्रशासन चलाता है सरकार को। शासन को जो है जो चलाता है वो प्रशासन ही चलाता है। तो सारा उनके हाथ में था। अब वो अंग्रेज के जाने के बाद सत्ता किसके हाथ में थी? वही सब लोग थे। वो जो आप ये भी मानते हैं कि अधिकारी को जिस तरीके सरकार चाहती है इस तरीके चलाते हैं? नहीं, कोई नहीं आता है। जाति के आधार पर आप कह रहे हैं कि अधिकारी अगर जो राय देगा सरकार को तो तब सरकार चलती, ये कह रहे हैं आप? हाँ, क्यों नहीं है? ये देश को आईएएस लॉ भी चलाती है ना जी, देश को आईएएस लॉ भी चलाती है। हर एक सरकार आती जाती रहती है, आईएएस लॉ भी जो है कभी नहीं बदलती। पूरा लेखा जोखा उसके आगे को गुजरता है, उसके आगे गुजरता है पूरा। देश की आइडियोलॉजी पे काम करती है, जिसे कह रहे हैं आप? मैं समझाऊंगा आपको ऐसा क्यों होता है। सपोज करो आप कल विधायक बनते हैं, आपने चुनाव आप चुन के चले गए, वहां विधायक बन गए आप, और आप मंत्री भी बन गए। आप इनोसेंट, आपको कुछ पता कैसे चलती है सरकार? नहीं पता। कहाँ से फंड है कुछ पता आपको? कौन बताएगा आप? तब आपको सरकार में कोई आईएएस अफसर बताएगा। वो आपके पीछे एक सचिव होगा लगा हुआ, आपका एक पर्सनल सचिव होगा। आपका आप मानने की आया आईएएस आईपीएस हमारी इन 30 कास्टों से अलग बने हैं ज्यादातर। हाँ, अरे भाई राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कह तो रहा है कि सारे इस लॉबी में कौन लोग भरे पड़े हो, क्यों 90% की बात करता है आज वो? उसने यात्रा निकालने के बाद पता लग गया कि देश में चल क्या रहा है हमारे। वो क्यों बोलता है 90%, ये 90% की भागीदारी दो? उनके माता पिता ने नहीं पता था उससे पहले। किसको? राहुल गांधी के। शायद वो तो माफी मांग चुका है इस बात की कि गलती हुई है। तो गलती मानने से जो है माफ हो जा कर देगी या कास्ट? मत कीजिए भाई, वो तो जनता जानेगी किसको क्या करे। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ जो राहुल गांधी ने संसद में कहा है, मैं वो बता रहा हूँ। वो गलत है सही है क्या है, उसके पहले बुजुर्गों ने क्या किया मुझे इस बात की मैं जानकारी नहीं, लेकिन उसने कबूल किया है। अगर वो इस टॉपिक को इलेक्शन में मुद्दा बनाते हैं, मान के चलिएगा, हिंदू आइडियोलॉजी से ज्यादा ऊपर ये मुद्दा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? हिंदू आइडियोलॉजी क्या होती है? देश तो संविधान से चलता है ना। नहीं, देश संविधान से चलता है। अक्सर भारतीय जनता पार्टी उनके तो घोषणा पत्र में था। आपका इल्जाम होता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है भाजपा। बिल्कुल करती है। तो अगर कांग्रेस राहुल गांधी चाहते हैं कि वो सत्ता में बैठे, तो उनका जो लॉजिक है क्या वो भारी पड़ सकता है इस पर? भाजपा के उसके ऊपर बिल्कुल भारी बैठने वाला। आपने दिखाई दिया इस बार कितनी सीटें कम हुई है। इस बार जो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था वो किस मुद्दे पर लड़ रहा था? हालांकि आज की इस बहस का मुद्दा नहीं है ये, आप इसको अलग ले गए, लेकिन कोई बात नहीं। आपने सवाल में सवाल निकाला, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको चुनाव में रिजल्ट नहीं दिखाई दिया क्या?
ये किसका क्या वो जनजाति के हिसाब का रिजल्ट था? जनजाति का तो मुद्दा आया ही नहीं ना, उसके तो हम खड़े हैं ना, उसका मुद्दा आएगा तब आगे बात बढ़ेगी ना, अभी तो खाली उसने उन्होंने लोग इलेक्शन 2024 का किस चीज पर रिजल्ट दिखा रहे हैं आप? 2024 का इलेक्शन किस चीज पर रिजल्ट दिखा रहा है? रिजल्ट किस मामले में जो है खराब आया है भाजपा के लिए? वो संविधान जातिगत जनगणना का एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके चले हैं, जातिगत जनगणना। वो उन्होंने एक बात और कही है अभी, कहना जातिगत जनगणना में खाली ओबीसी नहीं है, ओबीसी में तो आप खाली एक सेंटर बना देंगे। उन्होंने कहा हर जातियां हैं इसमें, क्लियर हो, जोगी कितने, गुज्जर कितने, सैनिक कितने, सासी कितने हैं। लेकिन 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है, उन्हें तो जनजाति का जो है मुद्दा ही नहीं पास कर पाए। तो ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए, मैं थोड़ी बता सकता हूँ। नहीं, आप अक्सर बीजेपी के जो है जो कांग्रेस है ज्यादा इसके पक्ष की बात मैं तो ये भी कहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दूर के रिश्ते में सगी बहनें हैं। आज फिर दोहराऊं क्या, कांग्रेस और भाजपा दूर के रिश्ते में सगी बहनें हैं, और कांग्रेस के अंदर हमेशा आरएसएस माइंड का 80% लोग घुसे हुए रहे हैं। मैं कांग्रेस के अंदर भाजपा के आरएसएस स्लीपर सेल बोलता हूँ। तो खतरा कौन सी पार्टी से ज्यादा? सबसे है भाई। तो किस पार्टी को चुना जाए? जनता इन 30 कास्ट इन किस पार्टी को चुने? जो 90% जनता के साथ चलने का वादा करे उसको चुने। कौन? मायावती करेगी? जो भी करेगा, मैं क्यों, आप बताइए ना। मुझे क्या, तो जो करेगा उसके साथ चलेंगे ना, वो चाहे राहुल गांधी हो चाहे बीजेपी हो, मोदी जी करे तो हम उनके साथ। अब कौन कर रहा है इस मामले? फिलहाल राहुल गांधी मुखर आवाज है, फिलहाल राहुल गांधी मुखर आवाज है सबसे ज्यादा, या अखिलेश मुखर? सवाल तो फिर सत्ता के लोग ये करते हैं कि राहुल गांधी का तो परिवार ने इससे पहले मुद्दा जो है पास नहीं कर पाया। यार कमाल की बात है, 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं, 10 साल के बाद भी जवाब पूछ रहे हैं विपक्ष से। अरे जवाब भाजपा से पूछना सीखिए, विपक्ष से सवाल मत पूछिए। 10 साल विपक्ष बाहर है, बल्कि 11वां साल लग गया है। सवाल भाजपा लगाएगी ना, ये आरोप भाजपा के जो लीडर हैं वो लगा रहे हैं कि कांग्रेस इससे पहले कहाँ थी इस मुद्दों तो ये भाजपा का काम है लगाती, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो भाजपा जी। सुनिए शहजाद भाई, मैं आपको बता दूं, अभी तो विमुक्त जनजातियों का मुद्दा उठने लगा है। 24 का चुनाव चला गया, वो हार गए, जो भी हुआ सबके सामने, पॉलिटिकल सवाल आज नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, विमुक्त जनजातियों का मुद्दा बनने दो, देश में हालात अलग नजर आएंगे, आपको पता चलेगा। अभी हक अधिकारों की मांग उठने लगी है, यूपी के गंगों से ये बात उठी है, और आज सरकार ने मान लिया कि इसके दिवस के रूप में हमें मनाना चाहिए। ये क्या है, ये असर ही तो है। 29 से ज्यादा जातियां यूपी में मान के चलिए जी। देखिए पहले की सरकारों ने क्या किया उसको छोड़िए, बीजेपी सरकार, बीजेपी क्या, मोदी सरकार का ये दावा रहा है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं। तो जब ऐसा कर रहे हैं तो ये 70 साल से उपेक्षित ये देशभक्त बहादुर कौमें, ये इनके एजेंडे में क्यों नहीं आई, ये इनके एजेंडे में क्यों नहीं आई, ये एक बड़ा सवाल है। ये किससे सबब? सत्ता में बैठी सरकार से है? मुझे पूरा बोलने दीजिए आप। जी। तो एक तो बात यह है कि जब आपका दावा है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं, तो ये उनके एजेंडे में क्यों नहीं है, ये जातियां जो 70 साल से उपेक्षित रही, पहली बात। दूसरी जो बात है महत्वपूर्ण, वो ये है कि 6 साल से इन्होंने ही इदाते आयोग का गठन किया था, अच्छा जी, डीएनटी एनटी के कल्याण के लिए। अब 6 साल से उनकी रिपोर्ट धूल खा रही है। 6 साल से? 6 साल से। तो यही तो हमारी मांग है कि इदाते आयोग की रिपोर्ट तो लागू करो।